नमस्कार साथियों, मैं हूं अमृत और आपके सामने पॉलिटी की ये पहली क्लासेस है जिसमें हम आज चैप्टर पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और चूँकि ये पॉलिटी बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशंस को फोकस कर देखेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि पॉलिटी में जो बेस्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में, जो सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वही आपको भी फॉलो करने चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और पॉलिटी में सबसे अच्छे और समरी की तरीके से बुक जो लिखा गया है वो लक्ष्मीकांत ही है। और इनके हर एक चैप्टर्स को बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरी पॉलिटी में आपको पता ही है कि अच्छी एक्सपर्टाइज़ है, तो मैं आपको जो है वो अच्छे से हर एक बात जो है वो बताऊंगा, बहुत क्लियर करके जो है आपसे सारी बातें करेंगे। और चूँकि पॉलिटी में अगर आप लक्ष्मीकांत को छोड़ के अगर दूसरे किसी और जगह या किसी और नोट्स के तरफ जाते हो तो आप एक कॉमनैलिटी से बाहर चले जाते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाले भी जो है मोस्टली चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, उसके प्री लेवल तक आपको हिस्ट्री या पॉलिटी अगर की बात करें तो बेसिकली लक्ष्मीकांत उनके रेफरेंस पॉइंट में रहता ही रहता है। और हर लोग फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जहाँ जहाँ जिस भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं एक पेज ऐड करूँगा, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करना है कि इसी को पढ़ते जाना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साथियों, इस टॉपिक की ओवरव्यू पहले आपको बताएं कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। आपको पता है कि आज जो आप हमारे संविधान की किताब आप देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे होते हो, ये बुक जो आप देख रहे होते हो, ये बुक बनने की जो कहानी है, ये बुक बनने की जो नींव है, इस बुक बनने की जो फाउंडेशन जो तैयार हुई थी, उस पूरे फाउंडेशन की कहानी हम आज जानेंगे। और आपको पता है कि ये जो बुक है, इस बुक की जो पिलर है, वो कहीं ना कहीं जब भी इस बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात होगी तो ब्रिटिश काल की बात होनी चाहिए, ब्रिटिश एरा की बात होनी चाहिए। और उन्होंने जो कानून और उनकी जो कानून हमारे इस संविधान में शामिल है, उन सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। तो हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और पहली चीज़ जो ये है कि आपको पता है कि जब भी हम अपने यहाँ के संविधान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज का संविधान है, इसको बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए गए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पता है कि ये 1600 ईस्वी में भारत आया। और ये भारत आने का कारण कौन थे? ये क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इनको भारत लाने की कारण बनती हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट किया था। ये वर्ष 1600 की बात है। और रॉयल चार्टर में ये कहा गया था कि इनको एक्सक्लूसिव राइट है, यानी इनको मतलब किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट है कि वो ईस्ट की तरफ से बिजनेस करे, यानी मोनोपोली है, उनको एकाधिकार है कि भारत में सिर्फ वही बिजनेस कर सकता है, कोई दूसरी कंपनी जो ब्रिटेन की है वो बिजनेस नहीं कर सकती है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और ये मैंने किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है कि क्वीन एलिजाबेथ 1 और 2 को देकर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप 1 मारेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ 1 ने ये चार्टर ग्रांट किया था, वो भी 1600 ईस्वी में। और जब ये बातें होती है एक्सक्लूसिव राइट की, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ये कहा था कि कोई दूसरा ब्रिटिश कंपनी नहीं है जो ट्रेड करेगा भारत में, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। साथियों, आपको पता है कि जब भी मोनोपोली होती है, जब भी एकाधिकार होता है, जब भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो जो ट्रेडिंग पार्टनर, तो जो सेलर होता है, वो बहुत ऑटोक्रेटिक हो जाता है, वो बहुत ही अपनी मर्ज़ी से, बिना रेगुलेशन में अगर से बाहर है तो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होता है, और वहाँ करप्शंस भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लाया जाता है, और उस एक्ट का नाम होता है
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो जाननी चाहिए। साथियों, ये बात है 1764 ईस्वी की। 1764 ईस्वी इस पूरे कॉन्टिनेंट के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेज है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वॉज वेरी डिसाइसिव, और बैटल ऑफ बक्सर ने ये तय कर दिया कि अब मुग़लों की सल्तनत चली गई। मुग़ल जो एक बार उठने की भी कोशिश करते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ, वो भी अपने आप को जो है वो एक तरीके से ख़त्म पाते हैं। और जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 12 अगस्त 1765 को एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई। साथियों, दीवानी कहने का मतलब ये कि यहाँ जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का एरिया है, इसके अंदर जो टैक्स वसूली की पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और ये जो पावर है, अगर टैक्स वसूली की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर मिल जाती है, ये कितनी बड़ी पावर है भाई साहब, ठीक है। और ये सिर्फ 26 लाख जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस देने थे। 26 लाख सालाना भेजना था मुग़लों को, और इसके बदले में इनको क्या मिल जा रहा है कि टैक्स को वसूल करने की पावर मिल जा रही है, ठीक है। तो इस 26 लाख के बदले टैक्स वसूल करने की पावर मिल जा रही है बिना किंग के कंसेंट के, ये कितनी बड़ी बात है। तो 1765 से पहले ये जो अंग्रेज़ थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यापारी थे, सिर्फ इनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भारत में हो रहे थे। लेकिन 1765 के बाद जब इनको टैक्स वसूली की पावर मिलती है, तब इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। और आपको पता है कि टैक्स वसूल करेंगे, पैसेदार हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और जब पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक टेरिटोरियल पावर का उदय होगा। और ये जो टेरिटोरियल पावर है, ये भारत के लिए एक नई नींव जो है वो तैयार करेगा। इसमें टायरनी भी बढ़ेगी, इसमें करप्शंस भी बढ़ेगा, और यही करप्शंस का कारण होता है कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी देखने को मिलता है। साथियों, भारत में कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, ये जो बुक है, इस बुक की अवधारणा की बात करें, तो सबसे पहले इस बुक की अवधारणा को लेकर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने की थी? ये वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इस व्यक्ति ने की थी। और यही व्यक्ति जो है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो पायनीर इनको कहा जाता है, ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने एक ख्याल रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है कि उन लोगों का समूह होता है जो संविधान जैसे बुक तैयार करते हैं, ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि हमारा संविधान हम में से कुछ लोग मिलकर बनाए तो अच्छा रहेगा। और कांग्रेस ने 1935 के बाद से ये मांगे ऑफिशियली करनी शुरू कर दी। और आपको पता है कि फिर कैबिनेट मिशन के बाद जो है वो फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ये बातें हिस्ट्री की थी, और ये बातें आपको हिस्ट्री में फिर से दोहराई जाएंगी। और ये बातें नॉर्मल है, नॉमिनल है, इनका अब तक से कोई संबंध नहीं है पॉलिटी से। अब प्योर पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, इसको आपको समझना है। साथियों, आपको पता है कि 1765 से लेके 1947 तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। इस पूरी घटना को के बीच में एक डेट आता है 1858। 1858 को क्या हुआ था? 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटिनी। 1858 के बाद जो है इंग्लैंड की जो संसद है, उन्होंने सीधे भारत के ऊपर जो है वो राज्य करनी शुरू कर दी। तो 1765 से 1858 के समय को हम कंपनी रूल कहते हैं, यानी कि इस समय हमारे ऊपर किसी कंपनी ने शासन करा। और 1858 से 1947 तक का जो समय है, उसको हम कहते हैं
कि इस समय हमारे ऊपर क्राउन ने शासन किया। क्राउन मतलब ब्रिटेन की जो महारानी है उन्होंने हमारे ऊपर शासन करा, या ब्रिटेन की संसद ने हमारे ऊपर शासन करा। तो ये जो 1858 से 1947 का जो समय है, एक तरीके से डोमिनियन वाला समय है, कि भारत हम एक तरीके से कॉलोनी वाला समय है, ऑफिशियल कॉलोनी वाला समय है ब्रिटेन की। ठीक है, तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है 1765 से 1858 का समय, जिस समय जो है भारत पहली बार देख रहा था कि अपने यहाँ उनके लिए जो है, उनके यहाँ जो बहुत अराजकता फैला रखी थी कंपनी, उसके ऊपर जो है थोड़ी नकेल कसी जाती है। और कंपनी के एक्टिविटीज़ के ऊपर जब नकेल कसी जाती है तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट नाम इसलिए दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कंपनी जो है वो बर्बाद हो रही थी। कंपनी जो है एक तरीके से, आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरीके से बैंकक्रप्ट हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब अपने संसाधन को चलाने के लिए पैसे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाती है ब्रिटेन की संसद कि हमें पैसे चाहिए, और ब्रिटेन की संसद कहती है कि भाई तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे सारे कर्मचारी बहुत अमीर हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ब्रिटेन की संसद जो है एक नई कानून बनाकर लाती है, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और 1773 जब बनाकर आती है तो ये चूँकि 1773 इसलिए उन्होंने कानून बनाया इंग्लैंड की संसद ने कि ये कानून जो है कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। ये कहीं से भी उसकी संसद का मानना नहीं था। एक बात बड़े ध्यान से समझेंगे सारे स्टूडेंट्स, ये कहीं से भी इंग्लैंड की संसद का मानना नहीं था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत के लोगों का हित करेगी या भारत के लोगों को का अच्छा करेगी। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया कि इन लोगों ने पैसे मांगे वहाँ की संसद से। वहाँ की संसद ने कहा कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे इतने कर्मचारी इतने अमीर अमीर हैं, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने इनके सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाए। तो अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, भारतीय पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो भारतीय लोग, भारतीय छात्र इसको अपने नज़र से देखते हैं कि ये पहली बार है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करी ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बार। ये कितने बार मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम या व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, वो कौन सा पहला समय था जिस समय ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार से ऐसा हुआ। आपको पता है कि ये लोग तो हमारे यहाँ 1600 ईस्वी से थे, 173 वर्ष बाद जो है इनको कंट्रोल करने की बात आई। आप देख रहे हैं 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको जो है पूरा हमने अभी आपको बताया कि 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको वो चार्टर दिया था, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल 173 वर्षों बाद आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से आपके एकदम से नस नस में घुसाने की बात जो है आप मेरे ऊपर छोड़िए कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत समस्या होती है लोगों को कि रेगुलेटिंग एक्ट को समझने में लगता है कि नहीं। अब पहली बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कि इन्होंने पहली बार जो है कंपनी को ये कहा कि भाई तुम वहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ पॉलिटिक्स भी कर रहे हो और तुम वहाँ प्रशासन का भी काम कर रहे हो। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या कि तुम वहाँ नाली भी बनवा रहे हो, ठीक है, तुम वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे वहाँ जो सब्जेक्ट है, तुम्हारे यहाँ जो प्रजा है उसके लिए कानून भी बना रहे हो। तो तुमने एक तरीके से एक अपना एक स्टेट बना रखा है।
ठीक है। आज जो आप मान के चलो कि आज जो आप पीसीएस अधिकारी बनोगे, आईएएस अधिकारी बनोगे, तो आपके जो काम होंगे ना, एक आईएएस अधिकारी जितने सारे काम कर सकते हैं उन सारे कामों को, सरकारी कामों को क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। आपने सेंसस कराया तो आप क्या करा रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। आपने किसी जगह रोड बनवाए, आपने क्या करा रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। आपने टैक्स वसूली करी, क्या कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है। पॉलिटिकल फंक्शन क्या? कि आप जो है कहीं सरकार बना रहे हो, ठीक है, आपके नाम के नोट चल रहे, कॉइन चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे तो आपके पॉलिटिकल फंक्शन है। भाई आपको इंग्लैंड की सरकार ने किस लिए यहाँ भेजे थे? क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है आपको चार्टर किस लिए दिए थे? बिजनेस करने के लिए। आप तो सरकार चला रहे हो। तो ब्रिटेन की संसद का कहना था कि भाई हम आपके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप ये सब भी काम कर रहे हैं और इसको भी रेगुलेट करेंगे। और इसके साथ साथ कि चूँकि हमको पता ही नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन कौन ले रहे हैं, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके डिसीजन जो है सेंट्रल होंगे। मतलब कि एक तरीके से मजबूत सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि बहुत मजबूत सेंटर की जो है बात, एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात जो है एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ आने की बात स्टार्ट हो जाती है। मजबूत सेंटर कहने का मतलब क्या? कि एक पर्सन जो होगा वो केंद्र में होगा और उसकी पेरिफेरी वाले लोग जो है उस पर्सन को सारी चीज़ें को पता होगा। जैसे मोदी जी कितने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है, वरना पहले क्या था? पहले तो कंपनी के कौन से डिसीजन कौन ले रहा है इसकी बात है तो उनको संसद को भी नहीं पता थी। अब कोऑर्डिनेटेड डिसीजन होंगी, कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सारे लोग प्रशासन का काम जो है एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में करेंगे, ये बातें स्टार्ट होती है। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा कैसे? यानी अगर आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, तो आपको सबऑर्डिनेट और सुपीरियर बनाना पड़ेगा, आपको सीनियर और जूनियर बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो जब आप ये समझते हो ना, ये पॉइंट जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का मतलब कि सबऑर्डिनेट बनाना, सीनियर और जूनियर बनाना, जब ये बातें समझ में आएगी ना तो पहला लाइन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इतने बेस्ट तरीके से मैं बताऊंगा ना, आपको कहीं टेंशन नहीं होगा कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को कह दिया भाई साहब आप क्या हो, आप सुपीरियर हो गए। हमारे पास 3 राज्य हैं, कौन कौन? बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, ठीक है, 3 राज्य है ना। इसमें से 3 राज्य में से बंगाल के गवर्नर को कह दिया कि भाई आप सुपीरियर हैं। आप सिर्फ गवर्नर नहीं हैं, गवर्नर तो तीनों हो गया, लेकिन बंगाल के गवर्नर को कह दिया गया कि भाई आप हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि आप तीनों राज्य के गवर्नर के हेड हैं। यानी कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को क्या बना दिया गया? सबऑर्डिनेट। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को कह दिया गया कि भाई आप जो डिसीजन लोगे, लेकिन आप सबके डिसीजन को जो है वो सुपरसीड कर सकता है कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो फैसला है वो अंतिम होगा। और इससे क्या होगा कि जब आपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप बना दिया, बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप बना दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। वरना तीनों गवर्नर को लगता क्या कि भाई ये तो हमारी अपने बंगाल वाला जो है गवर्नर किसी से संधि कर लेता, मद्रास वाला गवर्नर किसी से संधि कर लेता, ठीक है, और बंगाल वाला उस संधि को मानता ही नहीं, मान के चलो, तो उस केसेस में जो है बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता। बंगाल वाला को कहता कि भाई ये भी आईएएस है, मान के चलो अभी के कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि बंगाल वाला भी आईएएस है, मद्रास वाला भी आईएएस है, ये तीनों आईएएस है, तीनों आईएएस का कैडर में आ गया, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, तो उसमें से कोई किसी से डिसीजन ले तो कोई किसी को नहीं कह सकता। लेकिन जब आप एक को सुपीरियर बना देते हैं, रैंक के बेस पे मान के चलो सुपीरियर बना दिया, तो उस केसेस में सीनियर जूनियर बना दिया, तो वहाँ फिर से आपको उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आना पड़ेगा। यही बातें हैं कि पहले जो है बंगाल के गवर्नर को कह दिया गया कि भाई तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, और वहीं
अब चूंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जैसे ही बन गए, आपके पोस्ट को बड़ा कर दिया गया, तो पोस्ट जैसे ही बड़ा होगा तो क्या आपके साथ जो साथी आपके साथ जुड़ेंगे क्या वो भी अधिक होने चाहिए क्या? द आंसर इज यस। तो इसलिए उनके साथ 4 लोगों की और भी काउंसिल जोड़ी गई, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। बंगाल के गवर्नर को चूंकि बड़ा पोस्ट दिया गया तो 4 लोग और उनको सहायता के लिए दिए गए, जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। और पहले जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वैरन हेस्टिंग। बहुत अच्छे से याद करके रखो, ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। क्लियर है? अब तीसरा लाइन क्या कहते हैं कि तीसरा लाइन ये कहा गया कि हम एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि हम एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे कोलकाता में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगी और 3 अदर जजेज होंगे। और पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा एपे। एलिजा एपे, ठीक है, आप नाम चेक करके कर लेंगे, एलिजा एपे करके नाम था उनका, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है, पहला सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के थ्रू आया था? तो पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आज आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो, उस तरीके का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट दूसरी इसकी जो बनावट थी, इसके जो अंडरस्टैंडिंग थे, ये दूसरे तरीके के सुप्रीम कोर्ट थे। और इसके बारे में हम बाद में समझेंगे जब हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम उसको और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप ये समझो, आपको अब तक ये याद रखना पड़ेगा कि एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्टेक्स्ट इन्होंने करी कि एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। 1774 में इन्होंने ये कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और 1775 में एक सुप्रीम कोर्ट बन भी जाता है, ठीक है। इन्होंने, आपको पता है कि ये लोग पहुंचे थे ब्रिटेन की संसद में कि भाई हम लोग तो कंगाल हो रहे हैं, हमारे पास तो अब कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है, और हमारी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, कंगाल हो गई। तो ब्रिटेन की संसद कहती है कि भाई तुम्हारी कंपनी अगर कंगाल हो गई, तुम्हारी कंपनी में कुछ रहा ही नहीं, तो तुम्हारे जो कंपनी के जो लोग हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, वो ब्रिटेन आके इतने अमीर अमीर कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कंपनी गर्त में जा रही है, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो मज़े कर रहे हैं। इसका मतलब कि एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड कर रहे होंगे, यानी कि कंपनी का सामान खुद बेच रहे होंगे। एम्प्लॉय जो है वो लोगों से जो है वो करप्शन कर रहे होंगे, गिफ्ट ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस बार पहली बार इस कानून में ये कहा गया कि कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, और साथ ही साथ कोई भी घूस ब्राइब नहीं लेगा नेटिव से, कोई भी प्रेजेंट जो है वो नेटिव से नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि घूस में क्या कि कह दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप आम के आम पहुंचा रहे उनके पास, एकदम 50 मन जो है धान पहुंचा रहे उनके पास, हाँ, एक लैंड गिफ्ट कर दिया उनको। ऐसा नहीं, कोई भी गिफ्ट उनको जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रोहिबिट कर दिया गया। साथियों, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो शब्दों पे बहुत ध्यान रखेंगे। एक होता है प्रोहिबिटेड जो यहाँ इस्तेमाल है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि कुछ लिमिटेशन के बाद अलाउ होना। प्रोहिबिटेशन का मतलब है कि बिल्कुल अलाउ नहीं, किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे करप्शन किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक नई बॉडी इसमें बनाई गई। कंपनी को कहा गया कि भाई कंपनी, तुम्हारे हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को तो मानते हैं, ठीक है, अब तुम कंपनी से बढ़कर अब तुम सरकार बना चुके हो, अब तुम लोगों पे शासन कर रहे हो। तो ब्रिटेन की संसद कहती है कि कंपनी के गवर्नेंस को और भी अच्छा मजबूत बनाने के लिए और भी उन पे कंट्रोल करने के लिए एक और भी बड़ी होनी चाहिए, एक और भी चीज़ें होनी चाहिए। ये बात आगे हम पढ़ेंगे जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यह कहा गया कि
चूँकि तुम कह रहे हो कि तुम बहुत गरीब हो, बड़े ध्यान से 5वां नंबर समझो। 5वां नंबर का कहने का मतलब ये है कि चूँकि तुम कह रहे हो बहुत गरीब हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि वो लोग जो मालिकों का समूह होता है, जो कंपनी चला रहा होता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह रहा है कि भाई हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत गरीब है, सर मदद कीजिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो वहाँ ब्रिटेन इंडिया में, हम लोगों को तो पता नहीं है। तो अब क्या करना होगा, अब आपको आपकी कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा, यानी कि आप कितना कमाते हैं, आपकी रेवेन्यू क्या है, ठीक है, आपके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स क्या है भारत में, मतलब कि आप किससे क्या संधि कर रहे हैं, कितनी फौजें रख रहे हैं, किनसे किस तरीके से डील कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कानून बना रहे हैं, लोगों पे कितना खर्च कर रहे हैं, इन सारी चीज़ें, यानी कंपनी जितनी अफेयर्स पर कर सकती है उन सारे अफेयर्स के जो लिस्ट हैं वो अब से आपको यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनी को ये कह दिया गया कि भाई अपना कच्चा चिट्ठा अपना ऑडिट करके हमको भेजिए ये चीज़, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब बात है 1781 की। साथियों एक चीज़ और रेगुलेटिंग एक्ट को ना बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा आप जब पढ़ेंगे, तो इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉर्थ इंडिया एक्ट? क्योंकि उस समय जो है ना लॉर्ड नॉर्थ जो है, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हो रहा था उस समय लॉर्ड नॉर्थ जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपके सामने। अब आते हैं 1781 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है एक चीज़ आप समझिए, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ रही है। अब ये जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है इसको थोड़ा देख लो, लेकिन इसको देखने से, क्योंकि आपको पता है कि अब शुरुआत में पहली कानून बनी है 1773 में, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें थोड़ी खामियां होगी रेगुलेटिंग एक्ट। इसी खामियों को दूर करने के लिए 1781 में आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको रेगुलेटिंग एक्ट का अमेंडमेंट ही कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है कि इन्होंने कि बार जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बना के रखा था ना, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो गवर्नर जनरल को परेशान करती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल और उसके जो 4 मेंबर के काउंसिल थे उनको सुप्रीम कोर्ट बार परेशान करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया कि भाई आप गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से जो है दूर ही रहो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जम्प्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। इसके बाद यानी कि अगर कोई गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल कोई काम करती है तो इसके ऊपर जो है कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं उठाया जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर नहीं जाया जा सकता। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यानी अब गवर्नर जनरल फ्री से, गवर्नर जनरल का मौजे ही मौजे हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल अब बहुत एकदम फ्री होकर काम करेगा। वरना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा कोई भी मैटर होता लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि गवर्नर जनरल जो है देखिए काम ही नहीं करने दे रहा है। मतलब कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 7-8 साल में वो देख लिया था कि जब भी गवर्नर जनरल कुछ करने जा रहा था लोग सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जा रहे थे, ठीक है, कि देखिए गवर्नर जनरल ये कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें अमेंडमेंट लाया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो से परे है गवर्नर जनरल के एक्शंस, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कंपनी के जो आदमी हैं, कंपनी का जो आईएएस ऑफिसर है, कंपनी का जो सर्वेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल एक्शन से बाहर है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट अब तुम देखते रहो। वरना नहीं तो हर छोटे छोटे काम के लिए जो है लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और कंपनी के जो आईएएस ऑफिसर होते थे उनको परेशान होना होता था, ठीक है। तो अब जो है कंपनी के लिए, यानी कि गवर्नर जनरल के लिए, उसकी काउंसिल के लिए और कंपनी के आईएएस ऑफिसर के लिए अब है मौजे ही मौजे। क्यों? क्योंकि अब तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी जवाबदेही से तो बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर
अगर वो उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते, यानी उनके किसी एक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता, तो उनको अपने एक्शंस को जो है फिर से रिकंसिडर करना पड़ता। लेकिन अब तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को से एग्जेम्प्ट हो गया इस बात में 1781 में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल भी खुश, कंपनी के जो है सारे अधिकारी भी खुश। उसके बाद देखो ना, बहुत अच्छी बातें इसमें कही गई कि सारी चीज़ें अब देखो कि कितना फ्री हैंड दिया जा रहा है कंपनी के लोगों को। इन्होंने जो रिवेन्यू मैटर था, ठीक है, इट एक्सक्लूडेड द रिवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए कि जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो अड़ंगा पैदा करती, जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता था, जहाँ जहाँ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं कंपनी के जुरिडिक्शन में, कंपनी के जो रेगुलर फंक्शनिंग में उसमें दिक्कत करता, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के रोल को कट साइज किया गया। कि मतलब यहाँ इसमें देखो, इसमें कहा गया कि आप ना भाई साहब, आप ना रिवेन्यू मैटर को लेके कुछ टिप्पणी मत कीजिए। रेवेन्यू मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया कि भाई पैसा हम कैसे कम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना जा रहा है आर्मी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना हथियार मंगा रहे हैं, कितना कुछ, पैसा को लेके भाई सुप्रीम कोर्ट तुम पूछो नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना, चाहे गवर्नर जनरल कुछ कर रहा हो या हमारे यहाँ के सर्वेंट कुछ कर रहे हो, यानी कि कंपनी का कोई अधिकारी, कंपनी का कोई एम्प्लॉय कुछ कर रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप तो बोले क्या हैं, तो यानी हमको यहाँ क्यों रखा गया भाई। इसमें यह भी कहा गया कि ये एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही 1774 में आया कि सुप्रीम कोर्ट बनना है, 1775 में सुप्रीम कोर्ट बन गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, और 1774 में जैसे सुप्रीम कोर्ट बना तो सारे अधिकारी जो हैं करप्शन में फंसते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, उनकी जो है पूरी हियरिंग होती थी, सारे अधिकारी जो है एकदम से उनके बीच जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का खौफ बैठ गया था। इन सब ने ब्रिटेन की संसद को कहा भाई 173 साल से हम लोग कर रहे हैं, पहली बार तुम कानून बनाए, और पहली बार ही इतना हार्श कानून कि सुप्रीम कोर्ट को ही सारा राइट दे कर रख दिए। सुप्रीम कोर्ट तो हम लोगों को कभी भी लताड़ दे रहा। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रोल को देख रहे हो कि कितना कट साइज किया जा रहा है। ये जो एक्ट है ना, ये जो जिसमें हम अमेंडमेंट पर रहे हैं, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रोल को कम करने की बात की जा रही है। इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all inhabitants of Kolkata. It also required the court to administer the personal law of defendant, यानी Hindu were tried according to the Hindu law and Muslim were tried according to the Mohammedan law. तो सुप्रीम कोर्ट देखो क्या हुआ कि आपने ये कहा, पहला और दूसरा लाइन तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि एक तो कहा कि रिवेन्यू मैटर नहीं देखेंगे, पैसा वैसा के बारे में मत पूछिए, और हम जो कर रहे हैं उसके बारे में मत पूछिए। सुप्रीम कोर्ट बोला तो करूँ क्या, मुझे क्या करना है, अब तो मेरे होने पे लानत है, मैं करूँ क्या। सुप्रीम कोर्ट कहा गया है सुनो, ऐसा काम कीजिए, आप जो पूरे के पूरे कोलकाता निवासी हैं ना, उनको जो समस्या हो उसको देखिए। ठीक है, यानी कि सारे के सारी कोलकाता आपकी जुरिडिक्शन में ला देते हैं, यानी कि तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई कोलकाता मेरे जुडिशन में ला रहे हो, यहाँ के लोग तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहाँ यानी कि ये हमारे यहाँ जैसे तो पॉपुलेशन है नहीं, यहाँ तो हिंदू अपने कस्टम मान रहे हैं, मुस्लिम अपना कस्टम मान रहा है, तो हम उनके केस को कैसे सुनेंगे। तो इन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ के बेसिस पे सुनिए, हिंदू को कहिए कि हिंदू लॉ के तहत केस सुने, और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के तहत उनका केस सुनिए, ये काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो 7 साल सुप्रीम कोर्ट मजा किया था, अब सुप्रीम कोर्ट को जो है एक तरीके से परेशानी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रोल को ना बहुत कट साइज किया गया। पहले चीफ जस्टिस चलता था कि एकदम से अधिकारी को दिखा देंगे ये नाला कैसे खुदा हुआ है, ये वो दिस दैट। अब सुप्रीम कोर्ट को ये हो गया कि अब ये इसका मर्डर किया, ये इसका ज़मीन हड़पा, इसके बारे में जो है, ये इससे जो है डाइवर्स चाहिए, इस सब के बारे में जो है। अब देखिए चौथा पॉइंट आप समझिए, चौथा क्या है,
चौथा कहता है कि इस अमेंडमेंट में ये बातें कही गई कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है, यानी कि प्रोविंसेस के जो कोर्ट हैं, राज्यों के जो कोर्ट हैं, यानी हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट जो है, कुड बी टेकन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखो मैंने कहा था ना, अगर इस पूरे एक्ट का नाम ना कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे कम करें, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करें, इस एक्ट का नाम ये रख देते तो मज़ा ही आ जाता। एक समय रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि 1773 में कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जब एक तरीके से डंडा करना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो है सब सुप्रीम कोर्ट से परेशान हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने रोल को कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि भाई हाई कोर्ट से मैटर, आपको पता है ना कि अब अभी के समय में क्या होता है, हाई कोर्ट से मैटर सीधे कहाँ जाता है, बताइए, हाई कोर्ट से मैटर कहाँ जाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये एक्ट कह रहा है कि नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रोविंशियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ये मैटर नहीं जाएगा। प्रोविंशियल कोर्ट से जो मैटर होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगा, यानी गवर्नर जनरल और 4 लोग जो हैं उनके बीच जो है मैटर जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। लो कर लो बात, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर, चौथा नंबर अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से क्लियर है। 5वां नंबर पे आ जाते हैं। 5वां नंबर है कि ये जो एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल प्लस जो 4 लोग थे वो क्या कर सकते हैं कि प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए जो है वो कानून बना सकते हैं। मतलब कि कैसे ये लोग चलेगा, टू फ्रेम रेगुलेशंस, कैसे कोर्ट चलेगा इसके लिए कानून बना सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल्स को इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के रोल को इतना कम कर दिया गया कि अब जो है एकदम खुले सांड हो गए थे गवर्नर जनरल। अब एक तरीके से समझिए, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल तो इतने ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया गया कि पहले तो ये थे कि भाई देखो यहाँ देखो, इसमें यह कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, आप बड़े ध्यान समझना, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि भाई कोई किसी से गिफ्ट मत एक्सेप्ट कर लेना, किसी से जो है वो ब्राइब मत ले लेना, मतलब किसी से करप्शन के केसेस में मत फंस जाना, करप्शन के केस में फंसोगे इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में यही इसी को अमेंडमेंट करके कह दिया गया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी कंपनी के अधिकारी का जो है वो सुनवाई नहीं होगा भाई, आप समझ रहे हो। और ये भी कह दिया गया कि जो भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के रेगुलेशंस जो हैं वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है उसके लिए नियम बनाएगी, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। पहले गाड़ी बढ़ी कि हमने भारत में एक कानून बनाया, कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको समझकर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उनकी ब्राइबरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की कोशिश करी, ठीक है। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल्स को रखा। अब 10 साल बाद 1784 में ये एक बात महसूस हुई कि कंपनी तो बिजनेस तो कर ही रही है, लेकिन कंपनी का जो पॉलिटिकल रोल है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। कंपनी एक तरीके से बहुत बड़े तरीके से प्रशासनिक रोल में आ चुकी है, बहुत बड़ी सरकार चला रही है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल कर रही है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रशासन की आवश्यकता है। तो ज़रूरी है कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग करके देखे, दोनों को साथ ही अगर कोई लोग देखेगा तो बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन होना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये कहा गया कि कंपनी के जो 2 रोल हैं, कमर्शियल और पॉलिटिकल, उनको समझा जाए और इन दोनों रोलों के लिए अलग अलग लोगों को असाइन किया जाए। साथियों, कमर्शियल और पॉलिटिकल रोल पहले दोनों एक ही व्यक्ति देखा करते थे, जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी चलाते थे। लेकिन अब ये कहा दिया गया कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल रोल को देखेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल रोल को देखने के लिए हम एक नया जो है बॉडी बनाएंगे, उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होगा सरकारी काम करना,
ठीक है, वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा, वो डायरेक्ट करेगा, मतलब निर्देश देगा, वो किसी को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है सारे ऑपरेशंस को लेकर, जो चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, उस सारे चीज़ों को लेकर जो है ये आदेश दे सकता है। यानी कि अगर आप देखें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बड़ा है, क्योंकि ये सिविल और मिलिट्री मैटर्स दोनों के ऊपर जो है वो निर्देश दे सकता है। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स जो हैं भारत में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक ही चीज़ें हुई कि एक नए बोर्ड का गठन हुआ जिनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंपनी के सारे ऑपरेशंस के लिए जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द 2 रीजन्स, मैंने आपको बता दिया। पहला इसलिए कि कंपनी की जो टेरिटरी इंडिया में है, पहली बार ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया। पहली बार ये कहा गया कि ये जो भारत की टेरिटरी है ये बिलोंग करती है ब्रिटिशर्स को, ये जो ज़मीन है भारत का, पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये कहा गया कि भारत का ज़मीन नहीं है, ये सारी की सारी टेरिटरी किसकी है, ब्रिटिशर्स की। दूसरी बात ये कहा गया सेकंड में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ही रहेगा, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उनको सुप्रीम कंट्रोल, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर, यह सुप्रीम कंट्रोल लिखने का क्यों उनको मन हुआ, सुप्रीम कंट्रोल लिखने का मतलब ये हुआ कि जो पहले से जो इंस्टीट्यूशंस थी उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। ठीक है, जो कंपनी के अफेयर्स और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत में देखेगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की ये विशेषता है जो आपको जाननी चाहिए। तो हमने अब तक बहुत ही बेहतरीन चर्चा की है पिट्स इंडिया एक्ट और इन सारी चीज़ों को लेकर। आगे जो है अगले पार्ट्स में धीरे धीरे करते करते हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये सीरीज़ चलती रहेगी, बहुत बेहतरीन। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करें और आप बताएं कि आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कि इसमें के पूरे लाइन में क्या दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि अगर आप ये बुक पढ़ेंगे और इस बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ एनफ। कुछ और पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग और दैट कैन हार्म योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये बुक ही आपको पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं दूसरे एपिसोड में कि जहां हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करते करते हम 1947 तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।